कहाँ तक आएगा तो भैया? चलो, तो आज हम लोग पढ़ना था both sigma and pi bonded organometallic compound. Both sigma pi bonded organometallic compound. Metal linked with carbon both sigma and pi bond linked with carbon both with बल्कि कर लो with both sigma and pi bond. एग्जाम्पल में all metallic carbonyl, all metallic carbonyl. भैया मेटेलिक कार्बोनिल देखो यहाँ पर, जिसमें भी CO ग्रुप दिख जाए, जिसमें भी CO ग्रुप दिख जाए, इसका डायग्राम देख लें। तीन CO हैं जो दोनों आयरन से जुड़े हैं, मतलब तीन ब्रिजिंग कार्बोनिल हैं। समझ रहे हो क्या? तीन CO हैं जो दोनों आयरन से जुड़े हुए हैं। एक बार ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, CBSE PMT तब हुआ करता था कि कितने कार्बोनिल दोनों CO से मतलब आयरन से जुड़े हैं, तीन। या ऐसे भी कह सकता है कितने कार्बोनिल ब्रिजिंग हैं, ब्रिज बना रहे हैं। तो कितने बना रहे हैं? तीन। ये तो ब्रिज बना रहे हैं, तीन। यहां पर पूछा जाता है सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता कैसे है? फॉर्म बाई ओवरलैप ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड filled bonding orbital of carbonyl while pi bond is formed by overlap of pi bond. Filled orbital of metal and vacant anti-bonding molecular orbital of carbonyl. सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
हो गया भैया? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। रिमूव करें, लिख लिए हैं ना? रिमूव कर रहे हैं। यहां पर ये ध्यान दो, ये मेटल है, ये फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये फील्ड ऑर्बिटल है मेटल का, और ये एंटी बॉन्डिंग के ऊपर स्टार लगाते हैं, तो ये ध्यान देना। यहां पर O है, क्या है? O। इधर है ना भैया, CO का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहां पर कार्बन, ध्यान देना, और ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। ऑक्सीजन के पास 6 है, कार्बन के पास 4 है। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब कितने बॉन्ड बन गए? 4। कितने बन गए? 4। अब ध्यान से देखो, तो जब ये मतलब ऑक्सीजन डोनेट किया हुआ है, 3 बॉन्ड, 4 नहीं सॉरी 3 बन गए, 1 2 ये 3 बना हुआ है। यहाँ एक सिग्मा बन गया, दूसरा पाई बन गया, कितना बन गया? 5। कितना बन गया? 5। और जो कार्बन है वो 5 बॉन्ड नहीं बना पाता, कितना बनाता है? 4। तो अब या तो यहां पर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, और या तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो मतलब अगर यहां पर ये प्योर ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या है? प्योर ट्रिपल बॉन्ड है। जबकि ये अब एक बार ये जब यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा तो डबल हो जाएगा, जब पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तो ट्रिपल हो जाएगा। मतलब ये पार्शियल ट्रिपल है। क्या है? पार्शियल ट्रिपल है। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ हमें लगता है 1.112 एंगस्ट्रॉम है। यहां पर बॉन्ड लेंथ 1.115 एंगस्ट्रॉम है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है। आपसे जरूर ऐसे पूछ सकते हैं कि बॉन्डिंग, जब कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डिंग करता है मेटल के साथ तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, अनचेंज रहती है, कहा नहीं जा सकता। क्या करेगी? बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? i.e. इन मेटल कार्बोनिल्स बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इंक्रीजेज। जो CO है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहती है भैया? बढ़ जाती है। चला जाएगा, चलो रिमूव कर रहे हैं। अब एक अगला है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। It can be explained as
इसको अगर 8 कर दिया जाए के को बुक में बीटा भी लिखा होगा, बुक में क्या लिखा होगा, बीटा। where k stability constant k are beta directly proportional to stability of complex। come in भैया। ठीक है, k r बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमने यहाँ पर k कह के पढ़ाया ना, उस बुक में बीटा लिखा हो तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, which complex is most stable? क्वेश्चन है। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा भैया, क्या हो जाएगा, सी वाला। क्यों, वैल्यू यहाँ पर क्या है, के की सबसे ज्यादा है। रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट is known as instability constant केपा डैश। तो केपा डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केपा, i.e. केपा डैश is inversely proportional to stability of complex। Kappa dash is inversely proportional to stability of complex। Inversely proportional to stability of complex। चलो बेटा आगे रिमूव करें इसको। टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, टाइप
टू टाइप। पहला काइनेटिक स्टेबिलिटी, inform rate at which complex is formed, inform rate at which complex is formed। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, inform अमाउंट या एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट इज फॉर्म। अमाउंट ज्यादा होगा इसका मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। और इट रिप्रेजेंट बॉन्ड एनर्जी, इट रिप्रेजेंट बॉन्ड एनर्जी। रिप्रेजेंट बॉन्ड एनर्जी। चलिए बेटा रिमूव कर रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। देखें पहला नेचर ऑफ सेंट्रल एटम, यहां पर इसमें भी पहला साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज नहीं बल्कि चार्ज डेंसिटी कहा जाए, साइज ठीक है। यहां पर ध्यान दो, size decreases, stability of their complex increases। इसको कहते हैं इरविंग विलियमसन सीरीज। इरविंग विलियमसन सीरीज, यहां पर FeNH3 + 2 लेस स्टेबल NiNH3 + 2। अच्छा ध्यान देना एक और चीज बेटा, जब ये साइज वेरी कर रही है तो बाकी चीजें सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर निकल ले अमोनिया ले लिए, यहां पर आप कोई दूसरा लिगेंड ले लो। बात क्लियर है ना? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 यहाँ 4 कर दो, ऐसा नहीं, सब कुछ बाकी सेम होना चाहिए।
मतलब एक ही फैक्टर बदलना चाहिए। बात क्लियर है ना? हाँ, दूसरा बेटा सेकंड, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी में यहां पर स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा चार्ज डेंसिटी। यहां पर ध्यान दो, Fe CN6 -3, Fe CN6 -4। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, आयरन का +3 आएगा और यहां पर क्या आएगा +2, तो ये +3 आएगा और ये क्या है बेटा +2। मतलब यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर क्या है कम है। आगे चला जाए, रिमूव कर दे इसको भैया। चलो बेटा अगला सेकंड, नेचर ऑफ लिगेंड। इसमें पहला साइज ऑफ लिगेंड, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ लिगेंड। यहां पर ध्यान दो, F माइनस Cl माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस, साइज इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेज। ठीक है, यहां पर ध्यान देना बेटा, फॉर क्लास ए मेटल, किसके लिए क्लास ए मेटल, बट फॉर क्लास बी मेटल, बट फॉर क्लास बी मेटल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ लिगेंड, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा साइज ऑफ लिगेंड के। क्लास बी मेटल हैं क्या? ठीक है, एलिमेंट ऑफ (4D and 5D) that present in group number 8, 9, 10, 11 and 12 are class B metal। क्लास बी मेटल, ठीक है, ध्यान देना बेटा। जैसे ग्रुप नंबर 8, 9, 10, 11, 12, यहां पर जिंक, कैडमियम,
मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, आयरन, र्यूथीनियम, ऑस्मियम। ये 4D है, ये 5D है, ये क्लास बी है। क्लास बी मेटल है। यहां पर ध्यान देना भैया, इधर इधर ध्यान दो। PT F6 -2, PT Cl6 -2। किसको ज्यादा स्टेबल करोगे? PT दोनों है, किसको ज्यादा स्टेबल करेंगे? इधर ध्यान से देखो, इधर देख लो, देख रहे हो ना, ये फॉला ज्यादा स्टेबल है और यहाँ ये फॉला कम स्टेबल है। क्यों भैया? क्लास बी मेटल है और ये क्लास ए मेटल है। इनको छोड़कर जो बाकी नहीं लिखे गए सब क्लास ए मेटल हैं। ठीक है, यहां पर सेकंड, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी of ligand, directly proportional to basicity of ligand, directly proportional to basicity of ligand। ठीक है, F माइनस सॉरी F माइनस Cl माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस basicity decreases, stability of complex decreases। नोट करके अमोनिया, CO, CN are more basic, so they form stable complex। ध्यान दो, आप अगर ध्यान से देखो तो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स जो होंगे उसमें लिगेंड क्या दिखेगा आपको? अमोनिया। क्या दिखेगा? CO, CN, या जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड थे वो ज्यादा बेसिक हैं। इन, डाइपी या पिरिडीन, यही सब तो दिखेंगे। हाँ, तो जो ज्यादा बेसिक होगा वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मिटा दे बेटा। आगे लिखिएगा चिलेट इफेक्ट। रिमूव कर रहे हैं इसको, चिलेट इफेक्ट। कंपाउंड व्हिच फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर।
is known as chelate. Chelate are more stable than normal complex. As on formation of chelate, entropy of system increases. और चिलेट कब बनेगा? जब लिगैंड मोनोडेंटेट छोड़कर और कोई लिगैंड हो, डाई बाई टाई टेट्रा पेंटाडेंटेट, ठीक है। ऐसे लिगैंड को जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको क्या चिलेटिंग लिगैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है CONH3 से, ये +1 होगा। CuEn2 +2 ज्यादा स्टेबल है Cu अमोनिया 4 +2 से। यहां पर ध्यान दो, CuH2O 4 +2 4 अमोनिया, Cu अमोनिया 4 +2 4 वाटर, Cu यहां पर वाटर 4 +2 2 इन। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, कितने मॉलिक्यूल है? 4 है ना, और 1 5, कितने हैं? 1 और 4 5। तो जितने मॉलिक्यूल पहले थे उतने ही मॉलिक्यूल बाद में हैं, तो रैंडमनेस में कोई फर्क आएगा? जैसे मान लो एक क्लास में 5 बच्चे पहले बैठे थे, बाद में भी 5 बैठे हैं, उसमें से 2 बदल दो, तो माना जाएगा जितनी शरारत पहले हो रही थी उतनी ही बाद में भी होगी। कि कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब यहां पर 2 और 1 3, पहले 3 थे, बाद में 1 और 4 5 हो गए, तो रैंडमनेस अनियमितता क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, डेल्टा H दोनों पर लगभग सेम होगा, डेल्टा H पे कोई बहुत फर्क नहीं आएगा। मान लेते हैं डेल्टा H दोनों का 0 हो, क्या मान लें? 0। तो डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब यहां पर डेल्टा H दोनों का मान लो सेम है, तो यहां पर डेल्टा S 0 रखेंगे तो पार्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और यहां पर डेल्टा S पॉजिटिव रखेंगे, या हम 0 मान के चल रहे हैं। मान लो डेल्टा H क्या है? 0 माइनस T डेल्टा S, तो यहां पर माइनस T इंटू 0 बराबर क्या हो गया? 0 पहले में। दूसरे में डेल्टा G, यहां पर डेल्टा H 0 मान लेते हैं, दोनों बराबर है 0 ही मान लेते हैं, ठीक है। माइनस T, यहां पर डेल्टा S 0 तो नहीं है, कुछ वैल्यू तो होगी कि नहीं होगी? तो माइनस यहां पर T डेल्टा S आ गया, तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई? 0, और वैल्यू यहां पर 0 नहीं है, माइनस में है, नेगेटिव में है,
तो जहां पर डेल्टा जी नेगेटिव होता है, प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। और प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होता है वहां पर प्रोडक्ट स्टेबल होता है। आप ऐसे समझ लो कि जैसे अभी आपकी खुद की इच्छा कहीं जाने की हो, आप खुद चाह रहे हो कि हम यहां से चले जाएं वहां पे, तो जब जाओगे तो वहां रुकोगे ना। और आपको यहां से जबरदस्ती भेजा गया हो तब भी रुकोगे? भागोगे। यहां से गए वहां से खिसक लिए, ये जो होगा ना। तो जब आप अपने आप कोई काम कर रहे हो तो उसको लगन से करोगे, मन से करोगे, मतलब वहां पर वो स्टेबिलिटी होगी वहां पे। लेकिन जब आपको कोई फोर्स किया जाएगा कि नहीं ये काम करो, तब आप उतने मन से नहीं करोगे। और जब मन से नहीं करोगे इसका मतलब वहां पर स्टेबिलिटी नहीं होगी, भगा दिए जाओगे फिर वहां से। ठीक है, ये चीज है। तो ये अपने आप प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप बन रहा है। और ये स्पॉन्टेनियस है नहीं, मतलब बनाया जा रहा है। तो अपने आप बन रहा है और बनाया जा रहा है, दोनों में फर्क होगा ना। तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है। और ये तो इंट्रॉपी बढ़ रही है, जैसे ऐसा लिखाए होंगे कि इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। तो आप कह सकते हो कि सिस्टम की इंट्रॉपी बढ़ने से स्टेबिलिटी का क्या लेना देना है? तो यही लेना देना है। ठीक है, कि जैसे जैसे इंट्रॉपी बढ़ेगी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हो कि अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब चिलेट है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होगा। अब मान लो आपके कॉम्प्लेक्स में दो कॉम्प्लेक्स लिए, दोनों में साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक में नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा है, एक में कम है। तो जिसमें साइकिल ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कम होंगे वो कम स्टेबल होगा। लिख लेंगे, मोर द नंबर ऑफ साइकिल, मोर द नंबर ऑफ साइकिल, या इसे लिख सकते हो, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। डायरेक्टली प्रश्न हो जाएगा नंबर ऑफ साइकिल के। इसको कहते हैं माइक्रो साइक्लिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? माइक्रो साइक्लिक इफेक्ट। यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया? क्या ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का? हाँ? पहला, तीसरा, दूसरा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्यों ऐसा हुआ भैया? इसमें 3 बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब 3 साइकिल बनेगी। 2 बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 साइकिल बनेगी। कोई बाइडेंटेट नहीं है, कोई साइकिल नहीं बनेगी। तो ये फैक्टर स्टेबिलिटी, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी था जो आपको पढ़ा दिया गया। ठीक भैया, आगे चल गया। रिमूव कर रहे हैं तो इसको माइक्रो साइक्लिक इफेक्ट भी कहेंगे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। चलो आगे, आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्या भैया? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेशन पहला, इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बोलो।
अरे आगे बोलोगे। Mg डबल प्लस क्लोरोफिल में पाया जाएगा, मतलब क्लोरोफिल जो है कॉम्प्लेक्स है किसका, Mg डबल प्लस का। आयरन डबल प्लस किसका भैया, हीमोग्लोबिन। तीसरा जिंक डबल प्लस इंसुलिन। चौथा दिमाग से स्लिप कर रहा है, कोबाल्ट डबल प्लस सिंगल प्लस, कोबाल्ट सिंगल प्लस इन विटामिन B12, विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम बेटा, ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट कभी भी +1 स्टेट में कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, बात हो रहा है ना, वो +2 या +3 बनाता है, लेकिन विटामिन B12 में ये किस स्टेट में है, +1 में। ये चीज ध्यान रखना है, समझो बेटा ये चीज। दूसरा, इन मेडिसिन पहला इसमें हो जाएगा सिस्प्लेटिन, कल पढ़ाया गया था, यहां पर PT NH3, ये इसको कहते हैं सिस्प्लेटिन, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एक बार पूछा भी गया था कि कंपाउंड जिसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है उसमें कितने अमोनिया होते हैं, 2। ठीक है, तो आप हर तरह से तैयार रहिए ना बेटा। दूसरा पॉइंट, EDTA इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ लेड पॉइजनिंग। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह से लेड पहुंच जाता है तो ये पॉइजनस होता है, ठीक है। और डॉक्टर को पता लग जाए कि लेड के कारण पॉइजनिंग है तो EDTA इंजेक्ट करेंगे, और ये EDTA लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। EDTA पर कितना माइनस होता है, 4, और यहाँ पर 2 प्लस है, तो ये Pb2 EDTA बन जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल के साथ रिमूव हो जाएगा। तो कंपाउंड फॉर्म में जो आपका ये आयरन है, लेड है, ये पॉइजनस नहीं होता, लेकिन फ्री फॉर्म में पॉइजनस होगा। रिमूव करो बेटा। अगला, थर्ड, इन रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये सिलेबस से दूर हो गया, हार्डनेस क्या है, ये दूर हो गया है, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड का यूज इसमें है, ये दूर नहीं हुआ है सिलेबस में, ठीक है। तो हार्डनेस किसके कारण होती है, सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम डबल प्लस एंड मैग्नीशियम डबल प्लस। तो हार्डनेस इज ड्यू टू SO4 डबल माइनस एंड Cl माइनस ऑफ Ca डबल प्लस एंड Mg डबल प्लस। EDTA is used for removal of hardness।
यहाँ पर ध्यान दो, जैसे CaSO4 है मान लो भैया, यहाँ पर EDTA आपने ऐड कर दिया, तो ये जो CaSO4 है टूट जाएगा और बना लेगा कॉम्प्लेक्स किसके साथ, EDTA के साथ। तो जब कैल्शियम सल्फेट होता तब हार्डनेस होती ना, ठीक है। इसी तरह से ये मान लो MgCl2 है, ये EDTA है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mg2 EDTA। ठीक है। इन मेटलर्जी ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। मेटलर्जी एक चैप्टर हुआ करता था, रिमूव कर दिया गया है। पहला, निकल इज एक्सट्रैक्टेड बाय Mond's process from nickel carbonyl। सॉरी, यहां पर ध्यान दो बेटा, NiCO होल 4 है, इसको आप लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देंगे, Na फ्री हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी। दूसरा, सिल्वर एंड गोल्ड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम NaAgCN whole twice and NaAuCN whole twice respectively। with use of zinc। in hydrometallurgy। use of zinc in hydrometallurgy। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, ध्यान दो, अगर यहां पर AU होता तो यहां पर AU आ जाता, ठीक है। तो एक ही लाइन में 3 क्वेश्चन के आंसर हैं। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस कंपाउंड से, ठीक है। किस मेटल के यूज द्वारा, जिंक के द्वारा। किस मेटलर्जी में, हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। चलो रिमूव करें। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, in qualitative analysis nickel double plus
is determined by DMG। ये आप ऐसे सीधे कर लो, Ni डबल प्लस यहाँ पर 2DMG, यहाँ पर Ni DMG होल ट्वाइस, ये रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, Fe डबल प्लस ट्रिपल प्लस इज टेस्टेड विद KCNS। Fe ट्रिपल प्लस KCNS, रेड कलर। कॉपर डबल प्लस with help of K4FeCN6, यहाँ पर Cu डबल प्लस है, K4FeCN6 है। ठीक है, Cu FeCN6, 2Cu नहीं Cu2, ये चॉकलेट कलर हो जाएगा। चलें आगे, चलो रिमूव कर रहे हैं इसको। इन फोटोग्राफी in photography चले बेटा आगे लिख लेंगे। हाइपो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट is used as fixing agent, in metallurgy, used as fixing agent in metallurgy। ठीक है, as it remove unreacted AgBr, AgBr समझो। पहले आजकल तो काफी हाईटेक कैमरे आने लगे हैं। पहले जब फोटो खींचा जाता था तो फ्लैश चमकाते थे, मतलब रील लगाते थे कैमरे में और फ्लैश मारते थे, पता नहीं वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रील जो होती थी उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती थी, और जो सिल्वर ब्रोमाइड है फोटो सेंसिटिव कंपाउंड है,
तो जब फ्लैश पड़ा तो आपकी इमेज को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अब सपोज करो जैसे मान लो इस पर कोई चीज कोटिंग कर दो, तो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो इस प्रोसेस में भाग ले पाएगा 100%? नहीं ले पाएगा, कुछ तो बच जाएगा। बच जाएगा नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। अब मान लो रील को आपने क्या किया, लाइट प्लेस पर रिमूव कर दिया, तो लाइट प्लेस पर जब रिमूव करेंगे रील को तो क्या होगा, दूसरी इमेज पड़ेगी। अब जो पहले प्रोसेस में भाग नहीं ले पाया था अब इस प्रोसेस में भाग लेगा, तो आपके इमेज के ऊपर कोई दूसरी इमेज आ जाएगी। तो आप ऐसा चाहोगे कि आप फोटो खिंचाओ उस पर कोई और फोटो दिख रही हो? नहीं। फिर करते क्या है, रील को अंधेरे में निकालते हैं, अंधेरे में निकाल के उसको हाइपो में डाल दिए। तो अंधेरे में निकाले तो एक तो कोई इमेज नहीं आ पाई, और दूसरे जब हाइपो में डाल दिए तो हाइपो क्या करेगा, जो एजीबीआर की कोटिंग थी, मतलब जो बचा हुआ एजीबीआर था उसको क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स में बदल देगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो जब तोड़ दिया और तब जब वो फोटो निकाली गई या रील निकाली गई, तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि आपकी इमेज उस पर फिक्स हो गई है। क्योंकि अब तो कोई एजीबीआर नहीं है ना, एजीबीआर ही जो है एब्जॉर्ब कर रहा था, अब एजीबीआर है नहीं, इसका मतलब आपकी इमेज उस पर क्या हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर यूज मतलब लिखा गया है फिक्सिंग एजेंट। ध्यान दो यहाँ पर एजीबीआर 2Na2H2O3, ये रिएक्शन पूछ लेता है कई बार। Na3Ag H2O3 ट्वाइस, यहाँ पर NaBr। अब देखो मीडियम में कोई भी Br नहीं, मतलब AgBr नहीं रहा, तो रिएक्शन याद रखेगा कि हाइपो क्या है, फिक्सिंग एजेंट है। कैसे फिक्स करता है, मीडियम से AgBr को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, चले आगे। चलो रिएक्शन लिख लिए इतना, चलो आगे। इन रिडक्शन, यहां पर ट्राइफेनिलफास्फीन रोडियम क्लोराइड, ट्राइफेनिलफास्फीन रोडियम क्लोराइड, विल्किंसन, ये विल्किंसन कैटलिस्ट है। विल्किंसन कैटलिस्ट होमोजीनियस होता है, used for reduction of alkene and alkyne only, alkene and alkyne only। ठीक है, आगे। इन पॉलीमराइजेशन, इन पॉलीमराइजेशन क्या लिखो बेटा पॉलीमराइजेशन में, C2H5 होल थ्राइस Al TiCl4, इसको कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। होमोजीनियस नहीं, ये हेट्रोजीनियस है। यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, used in polymerization of alkene। अगला, एज फंजीसाइड, CH3HGBr
इज फंजीसाइड। Used as fungicide। ये चैप्टर खत्म हुआ। नोट करके एक लाइन लिख सकते हो। नोट करके आयरन, कोबाल्ट एंड मैग्नीज फॉर्म पॉलीसेंट्रिक कार्बोनिल। ये पॉलीसेंट्रिक कार्बोनिल बनाते हैं, जैसे Fe2CO9, CO होल यहां पर ध्यान दो, ट्वाइस यहां पर 8 हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी कई बार लिख देते हैं, CO होल 4 यहां पर होल ट्वाइस, ठीक है। और यहां पर Mn3CO12। तो ध्यान देना, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन पॉलीसेंट्रिक कार्बोनिल बनाते हैं। तो ये 3 एलिमेंट हैं, आयरन, कोबाल्ट और मैग्नीज, ये पॉलीसेंट्रिक कार्बोनिल बनाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड खत्म हुआ भैया। कोई डाउट अगर आपको हो तो आप हमें बता सकते हो। कोई डाउट हो तो बता सकते हो। एनसीईआरटी लाया है कोई? नहीं, आप तो वैसे ही चल देते हो। चलो रिमूव कर रहे हैं, इसको रिमूव कर दिया जाए। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये मोस्टली इसकी जो जनरल प्रॉपर्टी है सब पढ़ा दिया गया है, जनरल चीजें पढ़ा दी गई हैं, ठीक है। कंपाउंड बच रहे हैं 2, K2Cr2O7 एंड KMnO4। जनरल चीजें पढ़ा दिया गया है, ठीक है, पीरियडिसिटी में और हाँ वहीं पे, ठीक है। तो K2Cr2O7 प्रिपरेशन आप लोग एक पेज छोड़ दो, वहां लिख लेना, है ना, बुक से अपने लिख लेना। प्रिपरेशन कुछ है नहीं, वो हम किताब से देख के लिखा देंगे, वही आप लिख लोगे, तो उससे टाइम बच जाएगा ना भैया। एक पेज छोड़ दो, उसमें प्रिपरेशन लिख लेना। अब ध्यान देना बेटा, K2Cr2O7 जो है ये ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। एक्शन ऑफ हीट अगर यहां पर देखा जाए, एक्शन ऑफ हीट निश्चित रूप से याद रखिएगा, निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो यहां पर इसकी भी और KMnO4 की भी, इसको हीट करेंगे तो ये हो जाएगा 4K2CrO4, 4K2CrO4, Cr2O3 और 3O2। देख लेना, काउंट कर लो क्या क्या बनेगा। ये बनेगा क्रोमिक ऑक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये क्रोमेट है। ऑक्सीजन देख लो, 4 3 7 6 13 नहीं